आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। 8 मार्च को पूरी ही दुनिया में इंटरनेशनल वीमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। देश भर में भी कई प्रोग्राम इस मौके पर आयोजित किए जाते हैं। सरकार हमेशा की तरह बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी महिलाओं के हालात कितने बदले हैं, इस बात को भी सब जानते हैं। आज भी महिलाओं की तालीम से लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ तक कई ऐसे मसले हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज की महिलाओं की बात करें तो वहाँ पर समस्याएं और भी ज़्यादा हैं। आज भी मुस्लिम समाज में औरतें समाजी, सियासी और तालीमी बेदारी में बहुत पीछे नज़र आती हैं। ऐसे में क्या वजह है जो इनके हालात ना तो बदलते हैं और ना ही बदलते हुए नज़र आते हैं? आज हमारी आवाज़ में बात होगी ख़वातीन के हक़ और उनके हालात की। किसी भी समाज की मजबूती को परखने के लिए उस समाज की औरतों की मजबूती को परखना बेहद जरूरी होता है। सियासी, समाजी और तालीमी एतबार से औरतें किस हाल में हैं और वो कितनी आज़ादी के साथ आगे बढ़ रही है, इस पर बारीकी से नज़र दौड़ाई जानी चाहिए। हर साल दुनिया भर में 8 मार्च महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। समाज में औरतों के हालात को लेकर गौर व फिक्र की जाती है और कैसे हालात बेहतर हों, इसको लेकर कई मंचों से हिकमत अमली तैयार होती है। ये बात सच है कि पिछले कुछ दशक के दौरान महिलाओं को लेकर हुकूमती और समाजी तौर पर ज़बरदस्त काम हुए हैं, जिनका असर औरतों की जिंदगी पर अब साफ नज़र भी आता है। लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाओं के हालात बहुत बड़े पैमाने पर तब्दील हो पाए हो, ये कहना अभी भी बेईमानी सा लगता है। ऐसा क्यों है कि तालीमी, समाजी और सियासी तौर पर आज भी मुस्लिम महिलाएं बेहद पिछड़ी है। वो घरों की 4 दीवारियों को तोड़कर बाहर आना चाहती है, लेकिन हालात उनके माफिक नहीं हो पा रहे। जबकि इतिहास गवाह है कि दुनिया में इस्लाम कबूल करने वाली पहली महिला यानी हजरत मोहम्मद साहब की पहली बीवी बीबी खदीजा समाजी और कारोबारी लिहाज से न सिर्फ बेहद बेदार और मजबूत थी, अलबत्ता हजरत मोहम्मद साहब उनसे ज्यादातर काम में सलाह लेते थे। जिस मजहब की बुनियाद में ही औरतों को कई बड़े हक हासिल हो, उस मजहब को मानने वाली मुस्लिम महिलाएं आखिर भारत में इतनी पिछड़ी क्यों हैं? मुस्लिम महिलाओं के या दूसरी महिलाओं के पिछड़ेपन की वजह सिर्फ ये है कि उनको एजुकेशन नहीं दी गई, तालीम में कमी, शिक्षा की कमी की वजह से वो पिछड़ी रही। और ये जिम्मेदारी उनके घर वालों की थी, समाज की थी कि उनको एजुकेशन देते, पढ़ाते। अभी जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो प्रोग्राम अगर जब से शुरू हो गया होता तो आज कुछ तब्दीली तो आती। हिंदुस्तान में मुस्लिम औरतों के पिछड़ेपन की कई वजूहात हैं और फिर यहाँ पर से मुस्लिम औरतें ही नहीं पिछड़ी हैं। बाय एंड लार्ज जितनी भी कौमों की औरतें हैं उनमें पिछड़ापन नुमाया है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है तो उसमें सबसे बड़ी वजह मुल्क का पार्टीशन है। मुल्क के पार्टीशन के बाद से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में औरतें, मुस्लिम औरतें तालीमी मैदान पे जो कि आगे नहीं बढ़ पाईं, इस वजह से ये बेसिकली मेन वजह रही उनके पिछड़ेपन की। दूसरी मेन वजह यह है कि इक़्तिसादी तौर पे, इकनॉमिकल तौर पर वो आगे उनको बढ़ने नहीं दिया गया। अगर जिस तरीके से जो दूसरी पिछड़ी कौमें थीं उनको रिज़र्वेशन की सहूलत दी गई, अगर वही रिज़र्वेशन की सहूलत मुसलमानों को भी दी जाती तो मुस्लिम मर्दों के साथ औरतें भी तामीर और तरक्की की राह पे आगे बढ़ सकती हैं। तालीम में पिछड़ी क्यों हैं मुस्लिम महिलाएं? इस्लाम में तालीम के मामले में मर्द और औरत के बीच कोई भी भेद नहीं किया गया। इस्लाम में कहा गया कि एक औरत के तालीम याफ्ता होने से पूरा घर तालीम याफ्ता होता है। महिलाएं अगर अनपढ़ होगी तो इसका सीधा नुकसान पूरे घर को उठाना पड़ेगा। लेकिन हालात जमीन पर बिल्कुल जुदा है। मुस्लिम समुदाय के हालात को पेश करती सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि मुसलमानों की तालीमी दर राष्ट्रीय औसत शिक्षा दर से काफी कम है। इसमें महिलाओं की तालीमी दर महज 53.7% है और ये वो औरतें हैं जिन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही है। इसमें भी रोजगार में लगी महिलाओं का आंकड़ा दूसरी महिलाओं से कहीं निचले स्तर पर यानी 25.2% ही है। यही वजह है कि ज्यादातर महिलाएं माली तौर पर अपने शौहर पर निर्भर करती है। साल 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि एक औसत मुस्लिम मर्द और महिला
दूसरे मजहब के पुरुष और महिला के मुकाबले तालीम के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। ये हालात देश के तकरीबन सभी राज्यों में हैं। देश की 6.7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं में से केवल 41% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, जबकि 43 करोड़ गैर मुस्लिम महिलाओं में 46% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। स्कूलों में मुसलमान लड़कियों की तादाद अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की तुलना में 3% तक कम थी। 101 मुस्लिम महिलाओं में से सिर्फ एक मुस्लिम महिला स्नातक है, जबकि 37 गैर मुस्लिमों में से एक महिला स्नातक है। देश के हाई स्कूल स्तर पर मुसलमानों की मौजूदगी केवल 7.2% है। उसका एक रीज़न ये है कि चूँकि जहालत थी, इतनी पढ़ाई नहीं थी, लेडीज़ को वो मुकाम नहीं दिया जाता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। स्पेशली मुस्लिम लोग जो हैं, जो आदमी हैं, वो सोचते हैं कि औरत अगर आगे बढ़ पाएगी, मतलब औरत जा रही है, नहीं जी मुस्लिम औरतों को ये अलाउड नहीं है, हिजाब में जाना है, बाहर नहीं नौकरी करनी है, आदमियों के साथ नहीं। पहले तो हम नौकरी ही की बात लेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिक्स तक पहुंचेंगे। कई ऐसी औरतें हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, उनके आदमी अलाउ ही नहीं करते कि नहीं ये इस्लाम में अलाउड नहीं। बाहर ना निकलने की वजह से वो लोग पिछड़े हैं, दिमाग को यही सोचते हैं कि बाहर निकलने से बदनामी भी होती है, प्लस औरतें जब महफूज ही नहीं है तो जो है इधर निकलो तो क्राइम, इधर निकलो तो क्राइम। तो क्राइम की वजह भी है कुछ, और कुछ ये भी होता है कि माँ बाप की पिछली सोच भी होती है कि पढ़ा लिखा के लड़कियों को क्या करेंगे, ये क्या करेंगी, घर में वही चौकी चूल्हा वही करना है उनको। तो इस वजह से भी, उनकी सोच की वजह से भी लड़कियां मतलब पढ़ाई के लिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तालीम की कमी का असर मुस्लिम महिलाओं में साफ नज़र आता है। तालीम की कमी की वजह से ही वो हर फील्ड में पिछड़ी दिखाई देती है। हालांकि पिछले कुछ बरस को देखा जाए तो हालात बदलने की कोशिश हुई है और अब बच्चों को भी उसी तरह से तालीम देने की कोशिश हो रही है जैसे लड़कों को, लेकिन लड़कियों में अभी भी ड्रॉप आउट की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि ख्वातीन के हालात को बदलने की कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। आखिर कमी कहां रह गई? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। मुस्लिम महिलाओं के हालात बदलने के लिए कई तंजीमें बनी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मुश्किल इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि सरकारी और समाजी सतह पर कई बार आगे बढ़कर काम करने की बात तो हुई, लेकिन जमीन पर काम नजर नहीं आया। हालांकि ऐसा नहीं कि मुस्लिम महिलाओं के हालात को सुधारने के लिए समाज के अंदर से आवाज और कदम न उठाए गए हो, बल्कि मुआशरे में औरतों की हालत और उनके हालात सुधारने के लिए पूरे देश में 1990 से ही कुछ लोगों ने और कुछ तंजीमों ने अलग अलग कोशिशें शुरू की थी। 1999 में पहली बार मुंबई के कुछ एक्टिविस्ट ने मिलकर मुस्लिम वीमेंस राइट नेटवर्क बनाया। तंजीमों में आंतरिक खामियों की वजह से इसको बाकायदा काम करने में वक्त लगा। 2005 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम के संगठन की शुरुआत हुई। 20,000 सदस्यों वाले संगठन का जोर शादी के लिए रिश्तों के अधिकार और पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार लाने पर रहा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मुस्लिम औरतों को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। इसके अलावा दोनों संगठन पर्दा प्रथा, बहुविवाह और तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। इस बीच सईदा हमीद की अगुवाई में मुस्लिम विमेन फोरम भी बनाया गया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला समिति, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन और भारतीय महिला फेडरेशन जैसे कई संगठन भी पूरी तरह से काम करते नजर आए। इन सभी की मांग ये रही कि मुस्लिम औरतों के हक मानवाधिकार में शामिल हो। कोशिश यही साबित करने की होती कि मुस्लिम औरत महज एक गूंगी गुड़िया नहीं है, उसकी भी आवाज है, सपने हैं, अरमान है, विचार है, दिमाग है, जिस पर उसे नाज है। भारत में तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख मुस्लिम औरतें हैं, लेकिन फिर भी वो एक संगठित ताकत के रूप में उभर नहीं पाई। इसकी एक बड़ी वजह तालीमी अंधेरा रहा। 1983 में पहली बार गोपाल सिंह कमेटी बनाई गई, जिसमें मुसलमानों को भारत में पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया। इस कमेटी की दलील थी मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी, तालीमी, माली और राजनीतिक अधिकारों की गैरहाजिरी में मुस्लिम औरत देश में हाशिए पर जा रही है।
रवायती रास्ते पर चलने वाली इन औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी कमजोर माली हालत और सामाजिक पिछड़ापन। ये दोनों ही वजह इनकी तालीमी कमी का सबब बनती है। एक अध्ययन के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले 6 से 13 साल के मुस्लिम बच्चों के समूह में 45% लड़कियां हैं। राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में मुस्लिम लड़कियों की साक्षरता का स्तर सबसे खराब है। दक्षिणी राज्यों में स्थिति कुछ बेहतर है और शायद इसकी वजह वहाँ समाज सुधार आंदोलन और तकनीकी के साथ साथ व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों का ज्यादा होना भी है। पहला कदम तो यही है कि मुस्लिम बच्चियों की तालीम के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया जाए। आज भी मुस्लिम फैमिलीज़ में अपनी बच्चियों को लेकर के इनसिक्योरिटी है, जिसकी की वजह से गांव देहात से लेकर के कस्बात और शहर तक लोग अपनी बच्चियों को दूर दराज स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ हुकूमतों से हम लोगों ने ये अपीलें की, ये डिमांड्स की कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं उनमें स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं। अगर कॉलेजेस ना भी सही, सिर्फ स्कूल्स कायम कर दिए जाएं तो कम से कम तालीम के मैदान में जब मुस्लिम औरतें बच्चियां आगे बढ़ेंगी तो अपने आप उनके लिए तरक्की की राहें हमवार होंगी। मेरा एक ही मैसेज होता है कि महिला को पढ़ाओ। उसको जब तक तुम पढ़ाओगे नहीं, उसको शिक्षा नहीं दोगे तो वो अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ पाएगी, ना जो कानून सरकार बनाती है महिलाओं के हित में उनके ऊपर वो अमल कर सकेगी। और आजकल जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं पे, चाहे वो घरेलू वायलेंस हो या कैंपस वायलेंस हो या स्ट्रीट वायलेंस हो, उसके ऊपर नियंत्रण लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। और हर सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि और समाज को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जब तक पढ़ाई नहीं होगी और वो पढ़ाई रियल सेंस में नॉलेज नहीं जब तक होगी, इल्म की तालीम जब तक नहीं होगी, जब तक लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, बढ़ावा नहीं होगा, तब तक लड़कियां, औरतें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप देखेंगे कि पहले क्राइम रेट कम था और आज जो है छोटी छोटी लड़कियों के साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है। तस्वीर जो है वो इस्लाम ने जो है जितने हक दे दिया वो समाज नहीं देता हक। मुश्किल ये है सोसाइटी हक नहीं देती। धर्म ने हर तरह का हक दे दिया, इस्लाम ने हर तरह का उनको हक दे दिया, लेकिन सोसाइटी की वजह से उनको पूरी तरह हक नहीं मिलता। जैसे बात देहातों में ये है कि लड़की को जो है वो जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, लड़के को मिल जाता है, जबकि बिल्कुल गलत है। इस्लाम में उसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। तो इसमें हम तो समझते हैं कि सोसाइटी और जो वहाँ के जाहिलाना कानून है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, इसमें धर्म और मज़हब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले कहा है कि तालीम की जो हमारे ज़िंदगी में उसका जो इम्पोर्टेंस, अहमियत है, वो उसका दर्जा कहीं ऊपर है। तो सबसे पहले तो अगर हम अल्लाह ही की बात माने तो हम तालीम के करीब जाएंगे, और तालीम के करीब जाने के लिए जितनी रुकावटें हैं उसका हमें ही सामना करना है। तीन तलाक जैसे मुद्दों को लेकर टीवी पर जमकर बहस होती रही। ये सही भी है कि इस बुराई से मुस्लिम औरतों को निजात मिलनी चाहिए और इसको लेकर सरकार ने कदम भी उठाए हैं। लोकसभा में एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक के खिलाफ बिल पास हो चुका है। इसके अलावा पहली बार 4 औरतें मिलकर इस बार बगैर महरम के हज पर भी जा रही है। हालांकि इन सब के अलावा भी असल मुद्दे तालीम, सेहत और रोजगार से जुड़े हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाएं बेहद पिछड़ी हुई है। मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट फीसद लगातार बढ़ा है, कई रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। मुसलमान औरतों के सियासी पिछड़ेपन की वजह क्या? आजादी के बाद से ही अब तक नजर दौड़ाई जाए तो मुस्लिम समाज में कोई ऐसी बड़ी महिला नेता नहीं हुई जो मुस्लिम औरतों की आवाज बनकर उभरती। मोहसिना किदवई, नजमा हेपतुल्लाह या फिर महबूबा मुफ्ती समेत कई ऐसे नाम हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। मौजूदा संसद में भी मुस्लिम औरतों की नुमाइंदगी को उंगलियों पर
गिना जा सकता है। इस मामले में भी कभी संजीदगी से गौर नहीं किया गया और नतीजा यही है कि मुस्लिम महिलाओं की नुमाइंदगी सियासत में कहीं भी ज्यादा नहीं रही और आगे भी सीधे तौर पर कोई साफ तस्वीर इस सिलसिले में अभी नजर नहीं आती। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की कमी नहीं रही सियासत में, महिलाओं की कमी रही सियासत में। कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में हैं, महिलाओं को मौका नहीं दिया गया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क में महिला प्रधानमंत्री थी, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक समाज उनको आगे बढ़ने का मौका दे, उनके घर वाले उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, और ये मौका ना और अलग मजहबों की महिलाओं को मिला, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को और कम मिला। पंचायत पे तो हमने रिजर्वेशन करके 33% कर दिया, आज कोई पंचायतों में 50% तक महिलाएं आती हैं, 100% भी कोई पंचायतें हो जाती। तो अगर महिला पंचायत लेवल पे काम कर सकती है और अच्छी तरह काम कर सकती है, तो फिर आगे क्यों नहीं कर सकती? सियासत के दौर में औरतें यकीनन पीछे हैं, लेकिन एक उनको इस पर हमें बहुत ज़्यादा हमें बुरा भी कहा गया। हमने कहा कि अच्छे देखिए, जब बच्चे अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, जब समाज अच्छा होगा तो मुल्क भी अच्छा होगा। तो एक औरत के लिए ज़रूरी पहले यह है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तरबियत दे, उनको अच्छी तालीम दे, उनको जो है वो अच्छी सोसाइटी का अच्छा फ़र्द बनाए हो। तो अब वो अगर सियासी घोड़े पर बैठ गई हो तो बच्चे कहाँ जाएंगे उसके। मुसलमानों का ना सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हर एक ने, मुस्लिम महिलाओं की तो बात ही नहीं करी कभी। मुसलमान भी सिर्फ पुरुषों से कभी अगर बात करी तो वो भी हमारे जो सो कॉल्ड मौलाना बैठे थे, हमेशा उनसे संवाद किया। जब आप उनकी तरफ देखते ही नहीं, जब आपको उनसे कोई सरोकार ही नहीं, और आप पर हम सरकारों को तो दोष दे रहे हैं कि उन्होंने हमारा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा वोट बैंक इस्तेमाल किसने कराया, हमें ये भी देखना होगा। हमारा सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया हमारे कौमी रहबरों ने। संगठन के तौर पर महिलाओं ने कई बार कोशिश जरूर की, लेकिन ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं हो पाई। जब तक घर और समाज से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं होगी, तब तक तब्दीली आना मुश्किल होगा। हालांकि मर्दों के मुकाबले महिलाओं को कमतर आंकने की गलतफहमी भी जहन से निकालनी होगी, क्योंकि ये एक वजह भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती है। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि हेल्थ के मैदान में भी मुस्लिम और पिछड़े समाज की महिलाएं बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं, लेकिन इस पर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। मुस्लिम औरतों में तालीमी बेदारी नहीं है, इसकी वजह से कई तमाम दूसरी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। खराब सेहत और समाज की समझ कम होना भी इसी में से एक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए जारी हुई रिपोर्ट में कई खुलासे हुए, जिसमें भारत में औरतों के हालात को लेकर भी फिक्र जताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मातृत्व मृत्यु दर के पीछे कम साफ सफाई, सेहत की अच्छी सहूलियत न होना जैसी कई वजहें होती हैं। इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी महिलाओं की औसत उम्र उच्च वर्ग की महिलाओं के मुकाबले 14.6 साल कम होती है। इस रिपोर्ट को टर्निंग प्रेमिसेस इनटू एक्शन के नाम से प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ एक उच्च जाति की महिला की औसत उम्र 54.1 साल है, वहीं एक दलित महिला की औसत उम्र सिर्फ 39.5 होती है। इसका कारण महिलाओं को सही साफ सफाई न मिलना, पानी की कमी और सेहत से जुड़ी कमी है। हालांकि रिपोर्ट में अलग से मुस्लिम महिलाओं की सेहत को लेकर आंकड़े नहीं जारी किए गए, लेकिन जानकार मानकर चल रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं जिनका सीधा मामला सेहत से जुड़ा है और इससे मुस्लिम महिलाएं भी अलग नहीं है। सेहत के लिए हमें
जाहिर बात है कि हम बीमारियों के बारे में हमारी जानकारी जो होती है, अगर एक पढ़ी लिखी औरत है तो वो बीमारियों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ नेट से ले सकती है। और आजकल जो बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी हैं, यकीन मानिए पहले ज़माने में ये होता था कि बच्चियों को शादी के बाद अगर बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसके बारे में बहुत सी छोटी छोटी बातों के लिए अपने बड़ों पर डिपेंड रहना पड़ता था। और आजकल बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, वो खुद ही नेट से तमाम चीज़ें निकालने के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो वो यूँ ही सॉल्व कर लेती हैं। तो उसकी एक वजह ये भी है कि उनमें तालीम है। और जाहिर बात है कि जब अगर एक औरत में तालीम ही नहीं होगी, उसको बीमारियों के बारे में इल्म ही नहीं होगा, तो जब इल्म ही नहीं है तो हम उन बीमारियों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। समाजी तौर पर बेदारी की भारी कमी। तालीम के बिना समाजी बेदारी मुमकिन नहीं और ये मुस्लिम समाज की औरतों में साफ नजर आता है। हालांकि यहाँ काम करने की जरूरत थी, लेकिन तेजी से काम नहीं हो पाया। समाजी बेदारी न होने के चलते मुश्किल इस बात को लेकर ज्यादा आती है कि औरतें अपने हकों को लेकर भी बेदार नहीं हो पाती। हालांकि कुछ संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन उतना असर इनका नहीं दिखता जितना होना चाहिए। जिस दिन हमारी नियत होगी और हमारा यकीन होगा और हम मानेंगे कि खुदा ने अगर हर इंसान को एक जैसा बनाया है, बराबरी का बनाया है, जिस दिन हम ये मानने लगेंगे उस दिन हमारी हर हरकत, हमारे हर बिहेवियर, हमारी हर पॉलिसी, हमारे हर डिसीजन में इक्वालिटी आएगी। तो मुझे लगता है ये जहनी तौर पे, और जितना मर्दों को ये समझना है उतना ही औरतों को समझना है। कहीं ना कहीं ये कॉज की वहाँ पर अभी तालीमी बेदारी नहीं है, इसकी एक वजह ये भी है। और मैं समझती हूँ कि अगर तालीमी बेदारी हो जाए और तालीम की तरफ ज़्यादा रग़बत हो जाए, तालीम की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाए अगर मुस्लिम माशरे में, स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो मैं समझती हूँ कि मेयार बुलंद भी होगा और समाज में औरत का अपना मकाम भी बुलंद होगा, समाज में उसकी एक अहमियत भी होगी, समाज के लिए भी वो बहुत मुफीद साबित होगा। 3 तलाक से लेकर बहुविवाह तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार बात होती रही और इनका हल कानूनी और समाजी तौर पर निकालने की कोशिशें भी खूब हुई है, जो काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब तक सही तौर पर जमीन पर नहीं उतरेगा, दूसरी तमाम बातों पर भी अमल नहीं हो पाएगा। यकीनन कोशिश इसी बात की करनी होगी कि तालीम को लेकर सबसे ज्यादा काम किया जाए। मुस्लिम औरतों में तालीम बढ़ेगी तो दूसरे मसले काफी हद तक खुद ही संवर जाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे? यकीनन इसको लेकर ना सिर्फ मजहबी लिहाज से गौर व फिक्र करने की जरूरत है, अलबत्ता मुस्लिम औरतों को भी अपने हकों को पहचानते हुए आगे आना चाहिए और समाजी सियासी बेदारी के साथ साथ तालीमी तौर पर बेदारी भी दिखानी चाहिए। तीन तलाक के मुद्दे पर जितनी बेदारी समाज ने दिखाई, उसकी आधी कोशिश भी अगर हो जाए तो यकीनन मुस्लिम समाज में रहने वाली औरतों की काफ़ी हद तक परेशानी कम हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये बात सच है कि सियासी नफ़े नुकसान का आकलन किए बगैर कोई अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। जाहिर तौर पर 3 तलाक के मुद्दे को लेकर पिछले 3 बरस में जितनी बातें हुई, अगर उसका कुछ फीसद भी मुस्लिम और पिछड़े समुदाय की औरतों की दूसरी समस्याओं पर बात होती तो शायद हालात में बदलाव जरूर नजर आते। लेकिन मीडिया और सियासत भी अपने फायदे के हिसाब से ही मुद्दों का इंतखाब करते हैं। यकीनन एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक से आज़ादी ज़रूरी थी, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम औरतों की तालीमी, समाजी, सियासी और माशी पसमानदगी को दूर करना भी बेहद ज़रूरी है। तभी जाकर सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज़मीन पर असर नजर आएगा। फिलहाल आज हमारी आवाज को हम ये खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।